हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जेई की वैकेंसी आई है और ये जो नोटिफिकेशन जो निकला है वो 7/10/2025 यानी कि 7 तारीख को तुरंत ये निकला हुआ है वैकेंसी। हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या जो सिलेबस रखा गया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने सीटें हैं, सब कुछ देखेंगे। तो ये देखते हैं, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल विंग्स में निकला है लेवल 6, जो कि जेई का लेवल होता है लेवल 6, 4200 ग्रेड पे होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट 25% एलडीसी अप्रेंटिस कोटा, यानी कि इसमें टेक्नीशियन 3 से, जिनका टेक्नीशियन 3 में 3 साल पूरा हो गया है वहाँ से लोग भर सकते हैं। एक जो प्रमोशनल कोटा होता है उसमें सिर्फ जो एमसीएम होते हैं 4200 ग्रेड पे वाले वही भरते हैं, या सीट कम होने पर टेक्नीशियन 1 को भी मौका दिया जाता है। लेकिन इसमें टेक्नीशियन 3 जिन्होंने टेक 3 में 3 साल, टेक 3 के बाद 3 साल का सर्विस पूरा कर लिया है वो इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें सीटें हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 31 सीटें हैं, जो शेड्यूल कास्ट है उसका 8 सीट है, और शेड्यूल ट्राइब का 1 सीट है। टोटल 40 सीटें हैं। उसके बाद आउट ऑफ 40 यानी कि 40 वैकेंसीज जो है उसमें 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी का मतलब हो गया पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होता है, जो कि एक एक्ट है जिसको कि राइट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 40% से जो एबव है, जो विकलांगता है या डिसेबिलिटीज़ जो है 40% से एबव है, मोर देन 40% है, तो आपको डिसेबल्ड माना जाएगा। ठीक है। इसमें जो 2 सीटें रखी गई है उसमें 1 सीटें जो रखी गई है वो रखी गई है कैटेगरी ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड, मतलब जो गूंगा है या सुनने में जिनको समस्या है, प्रॉब्लम है, हार्ड हियरिंग, इन सब के लिए 1 सीटें रखी गई है, उस तरह की जो विकलांगता है उसके लिए। और 1 सीट जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, जिसमें ओएल का मतलब हो गया 1 लेग अफेक्टेड, 1 लेग यानी कि 1 पाँव जिसका अफेक्टेड है डिसेबिलिटी के अंतर्गत उनको, या ओए का मतलब हो गया आर्म अफेक्टेड, जिनके हाथ आर्म अफेक्टेड हैं उनके लिए है ओएल हो गया 1 लेग, ओए हो गया आर्म अफेक्टेड, ओएल हो गया 1 लेग अफेक्टेड। डी डब्ल्यू के मतलब हो गया ड्वार्फिज्म का मतलब होता है एक बौनापन, जहाँ की व्यक्ति के शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो भी एक विकलांगता की श्रेणी में आता है। वो उसको भी वो भी है, 1 सीट में वो भी शामिल है। और एक AAV जिसका मतलब हो गया एसिड अटैक विक्टिम्स, एसिड से अटैक करके कोई विक्टिम्स हो गए हैं एसिड के अटैक द्वारा, तो उनको भी दिया गया है। जो कि एसिड अटैक जो विक्टिम है वो RRWD एक्ट 2016 के अंतर्गत है, जिसका अर्थ हुआ RRWD का अर्थ हुआ राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है। ये जो एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था 27 दिसंबर 2016 को, और इफेक्ट मतलब लागू हो गया वो 19 अप्रैल 2017 को। तो ये आपने जान लिया। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। एज मस्ट बी बिलो 47 ईयर्स, यानी कि 47 ईयर्स से कम एज होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि 7 अक्टूबर 2025 को आपको 47 से कम एज होना चाहिए। दूसरा है द अपर एज लिमिट SC/ST एम्प्लॉयज़ इज़ 52 ईयर्स, यानी कि जो SC/ST के कर्मचारी जो है उनका 52 ईयर्स तक अपर एज लिमिट है, चलेगा। ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सर्विस कंडीशन में क्या मांगा गया है, मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस एज टेक्निकल ग्रेड 3, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन गए हैं उसके बाद आपको 3 साल का सर्विस देना है। ट्रेड एंड एबव इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है उसी ट्रेड में आपको टेक्नीशियन 3 में 3 साल के लिए सर्विस चाहिए। आगे देखिए क्वालिफिकेशन, ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप पास इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी जिस ट्रेड में अप्लाई आप कर रहे हैं उस ट्रेड में ITI जो अप्रेंटिस है वो एक्ट में आप या तो पास होंगे
या 10+2 साइंस स्ट्रीम से होंगे, जो कि RBE 145 2003 में जिसको दर्शाया गया है उसके अनुसार। बी में दिया गया है डिग्री ऑफ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच इन इंजीनियरिंग। अगर डिप्लोमाधारी कोई है, डिप्लोमा जिन्होंने किया है, वो RBE 127 2003 के अंतर्गत वो उसमें भी आप शामिल होते, मतलब एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। आगे है इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड 8/12/2021 द डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग ऑब्टेन थ्रू डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड से जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री लिया है तो उनको इसमें अलाउड नहीं किया गया है, सिर्फ इसको छोड़ के। यानी कि AMIETE ये भी एक संस्था है, ये कोर्स कराने वाली, इसको इस संस्था से कोर्स किए हैं तो ठीक है, नहीं तो अलग जो अन्य संस्था से कोर्स किए हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत तो वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग आर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या ए कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी RBE 92/2014। यानी कि इन सब से जो रिलेवेंट ब्रांच उससे समकक्ष जो ब्रांचेज हैं जो कि ये कोर्सें कराती है, वो यदि आपने किया है ये वाला तो आपको ठीक है। ठीक है, रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग आर ए कम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम। इन सब जो आपका जो डिप्लोमा का जो कोर्स होगा, यानी कि आपने जिस डिप्लोमा किया होगा तो ये सब आपके जो है ये स्ट्रीम्स होंगे। ठीक है, कोर्स जो किए होंगे तो, और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा। इसके अलावे यदि आपने कोई अलग ट्रेड लिया है तो आपको इसमें एलिजिबल नहीं, यही ट्रेड आपको होना चाहिए। अगला है इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेट 11/8/2025 RBE 81/2025 द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड एंड डिप्लोमा ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इंक्लूड देयर सब स्ट्रीम branches will be allowed to be a relevant trade for the purpose of act apprenticeship ITI trade। यानी कि इन सब जो आपको कोर्स दिया, ये जब दिया गया है जो आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड या डिप्लोमा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इन सब से सब स्ट्रीम लेके आपने अलाउड जो किया है उनको अलाउड किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड 22/8/2006 RBE 117/2006 द कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ शुड बी डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब कि जिस डेट में नोटिफिकेशन इशू किया गया है उस डेट तक आपके जो डिग्रीज़ हैं या सर्टिफिकेट्स हैं जो भी इसमें आप इंक्लूड करेंगे वो सब उस डेट के पहले होने चाहिए, चाहे तो वो एज हो। ठीक है, लिखा हुआ है वॉलंटियरिंग एम्प्लॉय शुड बी स्टैंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई एज, सर्विस कंडीशन, क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 7/10/2025। इस डेट तक आपको ये पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए, यानी कि पूरा हो जाना चाहिए जो भी इसमें मांगा गया है। उसके बाद मस्ट हैव सेटिस्फैक्ट्री सर्विस रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन टू वर्क अटेंडेंस एंड जनरल कंडक्ट। मतलब जो आपकी सर्विस रिकॉर्ड है उससे संतुष्ट होना चाहिए प्रशासन को। इन टर्म्स ऑफ RBE 102/2019 एंड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना डेट 25/4/1981 द टाइम स्पेंड अंडर ट्रेनिंग इमीडिएटली बिफोर अपॉइंटमेंट टू सर्विस विल बी काउंट एज सर्विस फॉर द प्रपोजल ऑफ अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जाम। मतलब ज्वाइनिंग जब आपने किया होगा तो उस समय आपको 6 महीने का ट्रेनिंग भी दिया गया होगा, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो ट्रेनिंग जो है सर्विस में आपके काउंट किए जाएंगे। साथ ही उसके साथ एक और कंडीशन जोड़ा गया है एज पर न्यू बिलो ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 सर्विस फॉर द एबव पर्पस विल नॉट इंक्लूड द ट्रेनिंग ऑफ 2 years imparted to matriculation recruited फॉर अपॉइंटमेंट एज टेक्नीशियन ग्रेड 3। यानी कि जो मैट्रिक लेवल पर ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 CG अपॉइंटमेंट के तहत करते हैं तो उनको है कि 2 साल का, पहले 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाता था, अब 2 साल का ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है तब जाके आपको टेक 3 बनाया जाएगा। तो वैसे कंडीशन वालों को वो सर्विस काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन
द सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एज असेम्ब्ड। एक छूट गया है कोई, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वाला कोई था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कहीं हो सकता है आगे होगा। एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का था। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन सेल कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में जो भी वैकेंसी आई है, गोरखपुर में भी ये जो वैकेंसी आई है उसमें भी ये बोला गया है कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से यदि आपने आया है तो सेम पोस्ट पर यदि आए हैं, यदि आपने टेक्नीशियन 3 ज्वाइन किया और टेक्नीशियन 3 में यहाँ आए हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके, तो आपको वहाँ का सर्विस काउंट किया जाएगा। यदि आपने टेक्नीशियन 2 ज्वाइन किया है, और टेक्नीशियन 2 में तो ऑन रिक्वेस्ट होता नहीं है, टेक्नीशियन 3 में होता है और उसके बाद होता ही नहीं है, उसके बाद सीधे जेई में होता है, तो तब आपकी सर्विस काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे, आएगा आगे तो उसको भी हम लोग बोलेंगे। द सिलेक्शन सेल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड असेम्ब्ड of record of service in terms of RBE number 47/2025। the written test will be conducted through computer based test, यानी CBT माध्यम से होगा, और रिटर्न जो है और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के आधार पर, रिटर्न मार्क्स के आधार पर जो पैनल है वो बनाया जाएगा, यही इसमें कहना है, और CBT से टेस्ट लिया जाएगा। मेन इसका फोकस यही है। RBE 47/2025 में यही कहा गया है कि CBT या TBT टेस्ट भी हो सकता है, टैबलेट बेस्ड टेस्ट, लेकिन इसमें TBT नहीं दिया है, CBT दिया है। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 110, यानी कि 110 क्वेश्चन जैसा कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वही रहेगा। 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, यानी कि राजभाषा के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो वैकल्पिक होंगे। राजभाषा ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल से 10 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 110 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इफ, आपको 100 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, कभी भी 101 प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट रुक सकता है। जो आपका बाद में सही है वो कट हो जाएगा और जो शुरू में जो गलत है वो काउंट हो जाएगा। इसलिए पूरा गिन के 10 क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट उसमें से छांट लीजिए और 100 क्वेश्चन का ही उत्तर दीजिए। एनी कैंडिडेट आंसर मोर देन 100 द फर्स्ट 100 अटैम्प्ट क्वेश्चन विल बी काउंट। यदि 1 से 100 से ज़्यादा आपने अटैम्प्ट कर लिया तो शुरू से लेकर 100 तक जहाँ गिनती पूरी होगी वहीं तक काउंट किया जाएगा। और 1 नंबर आधा नंबर के लिए 0.33 0.22 के लिए बहुत लोगों का नहीं हुआ है जेई में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का वैल्यू है। ईच क्वेश्चंस कैरीज ऑन मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल मार्क्स विल बी 100 मार्क्स। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना, डेट 14/12/2018, द क्वेश्चन पेपर विल बी 100% ऑब्जेक्टिव। 100% जो क्वेश्चन आपके होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, किसी प्रकार का सब्जेक्टिव या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसा कि 2018 के रूल से 2018 से ही चला आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस होगा यानी कि कई चॉइस होंगी जिसमें से एक आपको ऑप्शन सही होगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर 1/3, यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्क्स भी होगा। यदि 3 आपने गलत कर लिया है तो एक आपका जो सही होगा उसका भी मार्क्स कट जाएगा। ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि किसी भी कंडीशन में यदि तैयारी अच्छी नहीं है तो अंदाज से टिक नहीं मारिएगा, नहीं तो जो आपका सही है वो भी गलत हो जाएगा, जो आप जानते हैं वही मारिए। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 2 आवर्स, यानी कि जो आपका समय होगा एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का होगा। द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेट सेपरेटली, अलग से आपको डेट टाइम और वेन्यू मतलब जगह कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपको अलग से बताया जाएगा। द वॉलंटियर्स आर एडवाइज टू बी रीडनेस टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एट वेरी शॉर्ट नोटिस, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम का जो ये नोटिफिकेशन या कहाँ एग्ज़ाम क्या होगा वो आपको उस समय दिया जाएगा, बहुत कम समय बचेगा तब दिया जाएगा, यानी बहुत पहले से नहीं दिया जाएगा। ऐसा सेफ्टी के व्यू से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 3.6 में क्या बोला है। द सिलेक्शन इन जनरल सिलेक्शन, ये सिलेक्शन क्या है, जनरल सिलेक्शन है। एक सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी सिलेक्शन होता है जिसमें कि जो सीनियर होते हैं वो प्रमोशनल कोटा एग्ज़ाम में होता है, जो सीनियर होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है लेकिन ये जनरल सिलेक्शन है। तो एज पर पारा 209 जे ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 एज कम्युनिकेटेड बाय रेलवे बोर्ड वाइड लेटर नंबर इतना डेटेड 19/6/2009
All eligible volunteers will be subjected to written test. The final panel will be drawn up to the order of merit based on aggregate marks. यानी कि आपके जो रिटन टेस्ट होंगे, फिर उसके सर्विस रिकॉर्ड्स होंगे, आपके अपार होंगे, अवार्ड्स होंगे, किसी किसी का जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा उसके भी नंबर होते हैं, तो वो पूरा करके मेरिट बनेगा और उसके आधार पर जो ऊपर में आएंगे उसी को फर्स्ट रैंक माना जाएगा, फिर सेकंड माना जाएगा, फिर थर्ड माना जाएगा। तो रेलवे बॉर्डर वाइड लेटर नंबर इतना, ऑल एलिजिबल वॉलंटियर्स विल बी सब्जेक्टेड टू रिटेन टेस्ट। द फाइनल पैनल विल बी ड्रॉन अप इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स फॉर ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। ठीक है। हाउएवर यानी कि हालांकि ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स इन प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि 100 नंबर के प्रश्न में आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपने 60 नहीं लाया तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। एंड 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर बीइंग प्लेस्ड ऑन द पैनल, यानी कि पैनल में आने के लिए भी 60% मार्क्स अनिवार्य है। कुल मिला के आपको 60% हर जगह लाना है। तो लेकिन ये अलग रिटन एग्ज़ाम क्या होता है, पैनल क्या होता है, वो आपको हम यहाँ बताएंगे। चलिए, उसके बाद है एग्रीगेट फॉर बीइंग प्लेस्ड ऑन द पैनल, सब्जेक्ट टू यूजुअल रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू SC/ST वेयर एवर परमिसिबल देयर विल बी नो क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एज आउटस्टैंडिंग। एक आउटस्टैंडिंग रूल होता है कि जितने फेल हो गए हों उसमें बेस्ट कौन है, उसमें से एक को चुना जाता है, बेस्ट अमॉन्ग द फेलुअर। लेकिन वो रूल इसमें लागू नहीं है। अब यानी कि सबको एक समान ही मेरिट बनेगा। SC/ST को भी रिजर्वेशन नहीं है और आपको इसमें प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा SC/ST को रिजर्वेशन के बदले में। वेन एवर परमिसिबल देयर विल बी क्लासिफाइड ऑफ कैंडिडेट आउटस्टैंडिंग एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना पॉलिसी ऑफ बेस्ट अमॉन्ग द फेलुअर स्कीम इन प्रमोशन थ्रू LDC इज नॉट एप्लीकेबल। ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पारा 209J इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश मैनुअल वॉल्यूम 1 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज इंक्लूडेड बिलो। इस तरह से मार्क्स बनेगा। 50 मार्क्स होगा रिटन का प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें आपने 100 बना लिया। जितने नंबर आपने लाए हैं रिटन के, जितने भी नंबर आप लाएंगे, ठीक है, उसको आधा कर दिया जाएगा। यदि आपने 100 लाया तो 50 कर दिया जाएगा। यदि आपने 90 लाया तो 45 कर दिया जाएगा। यदि आपने 98 लाया, ठीक है, तो आपको 49 किया जाएगा, तो उसको आधा कर दिया जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ सर्विस से 30 नंबर होते हैं। यदि आपने 3 साल का अपार देखा जाएगा कि आउटस्टैंडिंग है कि गुड है कि वेरी गुड है, उसके हिसाब से मार्क्स जोड़े जाएंगे। उसके बाद किसी का सर्टिफिकेट जो है टेक्निकल डिग्री कोई ऐड होगा, उसका नंबर जोड़ा जाता है। तो इस तरह से 30 नंबर मैक्सिमम होते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है ये आपको ज़्यादा यहाँ आ जाए और ये कम आए तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। टोटल 80 मार्क्स है, लेकिन 60% लाना अनिवार्य है, यानी 48। इसका 80 का 46, 80 का 46 नहीं 60, 80 का 60% 48 है, तो 60% लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि टोटल 48 से शुरू होगा मेरिट बनना, और उसके बाद किसी का 49 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 50 तो होगा। 50 से ज़्यादा रिटर्न से आएगा नहीं, 30 इससे ज़्यादा आएगा नहीं, यानी कि 80 से ज़्यादा किसी का नहीं होगा। यानी कि 48 से 80 के बीच में नंबर आपके रहेंगे और उसी से मेरिट बनेंगे। आगे देखते हैं। देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री रिटर्न टेस्ट बीइंग LDC सिलेक्शन। LDC सिलेक्शन जो सिलेक्शन है, इसमें सप्लीमेंट्री टेस्ट नहीं होगा। यानी किसी का एग्ज़ाम छूट गया, कोई एग्ज़ाम में भाग नहीं लिए, किसी को देर हो गया, तो किसी कोई तबीयत खराब हो गया, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा। आगे देखते हैं। द एलिजिबल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड एबव इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स एंड ELAAU। ELAAU का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक लोको असेंबली एंड इंसिलियरी यूनिट, जो कि दानकुनी में है। DKAE का मतलब हो गया दानकुनी। ठीक है, वो भी इसमें आते हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो CLW एंड ELAAU DKAE हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेट डाउन एट पॉइंट नंबर 2 एबव एज ऑन 7/10/2025। यानी 7/10/2025 तक यदि आपने सारे क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, आपके पास है,
तो वो भी इसमें भर सकते हैं। एंड आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द वेब सिलेक्शन शुड बी सबमिट एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज एनेक्चर ए। एनेक्चर ए में आपको जो फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म भरने का वो भर सकते, उसके अनुसार फुलफिल होते हैं तो भरना है। अलॉन्ग विद द सेल अटेस्टेड फोटोकॉपीज रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल है तो वेड एप्लीकेबल, थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ देयर कंट्रोलिंग ऑफिसर बाई 22/10/2025, यानी कि 22 अक्टूबर तक फॉर्म आपको भर देना है। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है, कंट्रोलिंग ऑफिसर वो उसको 25 तक फॉरवर्ड कर देगा, 25 तक, ठीक है, फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद आपको जो उसके बाद है ना, वहाँ से एक बंच बना के और एपीओ या एपीओ है ना, टू कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट सिलेक्शन आर रिक्वेस्टेड टू स्क्रूटिनाइज, छांटना है पहले फॉर्म को, एप्लीकेशन एंड वेरीफाई द एलिजिबल एज पर सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन, जो भी सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से जो एलिजिबल हैं उनको जो है, जिससे कि 3 साल का सर्विस मांगा है या और सारे क्राइटेरिया हैं वो अगर पूरा कर रहे हैं तो उनको स्क्रूटनी करके वेरीफाई करके उसको फॉरवर्ड कर देना है। एलिजिबल और अदरवाइज फॉरवर्ड टू सेम टू एपीओ गजटेड इन बंच ऑफ, एपीओ के पास भेज देना है गजटेड ऑफिसर, 31/10 तक वो भेज देंगे। सिलेबस बहुत छोटा दिया है, लेकिन इतना छोटा सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका वाइड सिलेबस होगा। मैथमेटिक्स भी साइंस मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, जो मैथ होगा, मैथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 नंबर का होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो 10th क्लास स्टैंडर्ड का होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टाइम एंड वर्क होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, CISI होगा, इस तरह से आपके होंगे। उसके बाद स्केचिंग सिंपल इंग्लिश वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्केचिंग सिंपल इंग्लिश, जो नॉर्मल इंग्लिश जो होता है या आर्टिकल्स वगैरह ये सब पूछ सकता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यही तो लिखा हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यानी कि जो वर्कशॉप में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें लीव रूल्स हैं, पास PTO रूल्स हैं, डिसिप्लिन रूल्स हैं, इंसेंटिव रूल्स हैं, HOER रूल्स हैं, फैक्ट्री एक्ट है, तो ये सारे रूल्स और जो बनते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें जो आपको वर्कशॉप में जो जो काम होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका यही मीनिंग हुआ, लिखा हुआ छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। चलिए, ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा 52 वीक का, यही आपको लिखा हुआ, पहले तो ज्वाइनिंग हो बाद में ट्रेनिंग हो। एब्सॉर्प्शन सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होगा वर्किंग पोस्ट जूनियर इंजीनियर किया जाएगा, बाद में ट्रेनिंग होगा। लिखा हुआ कि ट्रेनिंग में यदि आपने ट्रेनिंग में के दौरान टेस्ट होगा, यदि टेस्ट में आप बार बार फेल हो जाते हैं तो भी आपको वहाँ से वापस उसी पुराने वाले पोस्ट पर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप लोग वहाँ रहेंगे, अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और उसमें पास भी होंगे। जब यहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं मेहनत करके तो वहाँ तो आम बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये अब ये जो नोटिफिकेशन है आपका ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। उसके बाद जो है APO का असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का साइन हो गया ये 7/10/2025 के डेट में। उसके बाद जो कॉपी टू है, इतने जगह ये नोटिफिकेशन कॉपी करके भेजा गया है, इसको प्रचार प्रसार करने का भी जिम्मेवारी दिया गया है, ठीक है, यही सब है। और प्रचार प्रसार में मेरा भी रोल रहेगा, हम भी बहुत प्रचार प्रसार, ये वीडियो जहाँ जहाँ जाएगा तो प्रचार प्रसार हो ही जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन है, नॉर्मल सी आती है, सब कुछ नॉर्मल है, आराम से भर सकते हैं। ये वाला आपने क्लर्क से पूछ लीजिएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये कैपेसिटी क्या दिया है इनिशियल अपॉइंटमेंट में, कैपेसिटी का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। तो ये पूरा फॉर्म बहुत बढ़िया से साफ़ सुथरा से भरिएगा, किसी प्रकार का कट ये सब नहीं होना चाहिए। डेट वगैरह भी आसानी से आराम से निकाल लीजिएगा, जो डेट का निकालने का जो रूल है उसके अनुसार। बाकी सब नॉर्मल ही है, इसमें नाम भरना है, इसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है। एज आपका 7/10/2025 को कितना हो रहा है, इसमें ईयर, इसमें मंथ, इसमें डेज भरना है। डिजिनेशन जो है और टिकट नंबर दोनों लिखना है, डिजिनेशन लिख के एंड लिख के फिर टिकट नंबर लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉय जो है बिल यूनिट नंबर, आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर यानी कि PF नंबर जो होता है 11 डिजिट का वो लिखना है और बिल यूनिट लिखना है। HRMS ID तो सबको पता ही होगा, वो लिखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट का डेट आपका लिखना है और ये पूछ लेना है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट क्या होता है। जो क्वालिफिकेशन है 10+2 स्ट्रीम है तो यहाँ लिखना है 10+2 साइंस स्ट्रीम, ITI है तो ITI लिखना है, ठीक है।
एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो एक्ट अप्रेंटिसशिप लिखना है, तीनों है तो तीनों लिखना है, दो है तो दोनों में से दो लिखना है। ठीक है। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, ये किए हैं तो लिखना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन ग्रेड थ्री में आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ, ठीक है। और डेट ऑफ ऑपरेशन ग्रेड थ्री, या डेट जो प्रमोशन हुआ ग्रेड थ्री में, किसी का हेल्पर में अपॉइंटमेंट हुआ होगा और ग्रेड थ्री में प्रमोशन हुआ होगा तो वो भी आपको प्रमोशन वाले लिखेंगे, डेट ऑफ प्रमोशन और डेट लिख देंगे ग्रेड थ्री। डेट ऑफ प्रमोशन इन ग्रेड थ्री करके डेट लिख देंगे। जिनका अपॉइंटमेंट हुआ होगा टेक थ्री में, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन ग्रेड थ्री लिख के डेट लिख देंगे, वैसा हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन ग्रेड थ्री में 7/10/2025 तक, ग्रेड थ्री के बाद 7/10/2025 के ग्रेड थ्री जब आप हुए या अपॉइंट हुए या प्रमोशन हुए उसके बाद ये एज निकाल के डेट और महीना और दिन लिख देना है। कम्युनिटी आपका या तो यूआर होगा, एससी होगा, एसटी होगा, तो लिख देना है। ओबीसी रिजर्वेशन में नहीं आता है जॉब के बाद। वे आर बिलोंग टू पीडब्ल्यूबीडी, यदि पीडब्ल्यूबी से है तो कौन सा विकलांगता है, जो कि शुरू में बताया है हमने आपको कैसे कैसे विकलांगता होता है, क्या क्या उसका रूल है। मोबाइल नंबर आपको जो मोबाइल चालू है तो दे दीजिएगा, हो सकता है आपको उसको मैसेज वगैरह कुछ आए, लिंक कुछ आए सर्टिफिकेट के लिए, ये एडमिट कार्ड के लिए। ईमेल एड्रेस भी दे दीजिएगा, हो सकता है ईमेल पर आपका एड्रेस जो है एडमिट कार्ड का है। आपने इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाया वो लिखना है। डॉक्यूमेंट एड्रेस सपोर्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो आपके क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको लगाना है डेट ऑफ बर्थ का के लिए। और जो कम्युनिटी है, यदि एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है, पीडब्ल्यूबीडी है तो वो भी देना है, ठीक है। और इस पर जो है यहाँ एम्प्लॉय का साइन होगा, यहाँ काउंटर साइन कंट्रोलिंग ऑफिसर विथ सील यानी मोहर के साथ कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन होगा। ये कंट्रोलिंग सुपरवाइज़र जो होगा उनका साइन होगा और डिजिग्नेशन भी लिखाया जाएगा। ये जो है कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट जो ऑफिसर होंगे उनके सील और मोहर के साथ साइन होगा। तो इस तरह से आपको भर के दे देना है। और चलिए हम लोग किसी न किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे यहाँ। लगभग जो मटेरियल तो कुछ क्लियर किया नहीं है, लेकिन जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछा जाता है अभी से वो सारे आपको दे देंगे। अभी आप सब कुछ पढ़िए, लीव रूल्स पढ़िए, पास पीटीओ रूल्स पढ़िए, डिसिप्लिनरी रूल्स पढ़िए। यदि आईसीएफ एलएचवी वंदे भारत पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ओवरऑल थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए, हो सकता है वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पढ़िए और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग फ़ी है 3000, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी चलता है यहाँ, टेस्ट सीरीज़ में भी भाग ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप में भाग ले सकते हैं आप। कैरेज वर्कशॉप, वैगन वर्कशॉप, CNW या AW AME, तो उसके अनुसार 250 रुपये टेस्ट फी लगता है। आप लोगों को किस में भाग लेना चाहिए ये आपको सोचने वाला बात है। तो मेरे हिसाब से ए ग्रुप में लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग वर्कशॉप का होता है तो आपको LH ICF का भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट सारे रूल्स तो उसमें होते ही हैं, मैथ साइंस जीके वगैरह भी होते हैं। तो ज्वाइन कीजिए। करना होगा तो मैसेज कीजिएगा, जो व्हाट्सअप नंबर हमारा है 8121390916, 8121390916। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे किसी न किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।